दोस्तों फार्मर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये तो हमने पिछली वीडियो में जान ही लिया था, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में घूम रहा है वो ये है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज को भी आपको क्लियर कर दिया जाए कि ऐसा क्यों है। और जैसा कि आपको पता ही है, हम सारी बातें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था कि किसानों के फसल जो होती थी उसको लूट लिया जाता था। उस चीज से परेशान आकर किसानों ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर चंपारण आंदोलन किया। हम सभी ने चंपारण आंदोलन के बारे में अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है। चंपारण आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। और कमीशन की रिपोर्ट के चलते दीन बंधु सर छोटूराम, जो कि उस टाइम के पंजाब के बहुत ही बड़े किसानों के मसीहा थे, तो किसानों की फसलें सही तरीके से बिक जाएं, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए दीन बंधु सर छोटूराम ने एक एक्ट पास करवाया, जिसके बाद इन सभी मंडियों का गठन हुआ और पूरे देश में ये मंडियों का नेटवर्क फैलाया गया जहाँ पे किसान जाकर अपनी फसलें बेच सकें। लेकिन छोटूराम जी की मेहनत के चलते पंजाब में तो ये नेटवर्क काफी अच्छा फैल गया, लेकिन पैन इंडिया इसका पूरा विस्तार नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो आजादी के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, उसके बाद पंजाब से हरियाणा अलग हो गया और हिमाचल प्रदेश को भी अलग कर दिया गया। तो उस टाइम के पंजाब पे जो मंडियां सेटअप करी गई थी, उनका जो एक नेटवर्क था वो आज आपको सिर्फ पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में ही देखने को मिलेगा। बाकी इंडिया में जो मंडियां हैं वो या तो बंद हो चुकी हैं या फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही। लेकिन पंजाब और हरियाणा में अगर आप देखोगे तो ये मंडियां अच्छे से फंक्शन कर रही हैं। यहाँ तक कि इन मंडियों का एक पूरा नेटवर्क है जहाँ पे किसान जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, ट्रेडर्स उनसे खरीदते हैं और सबसे ज्यादा बाइंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस मंडियों से करता है एमएसपी के प्राइस पर। जिसके चलते अगर आपने एमएसपी वाली रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि सिर्फ 6 से 10% किसानों को ही एमएसपी मिलता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है एमएसपी क्या है। तो वो 6 से 10% किसान यही पंजाब और हरियाणा के हैं। तो रिसेंट डाटा अगर आप देखोगे तो पंजाब में 153 एपीएमसी मंडीज, हरियाणा में 281 मंडीज, हिमाचल में 59 और जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उनमें 97 ये पूरी मंडियों का नेटवर्क है। तो इन 3 कानूनों के आने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इसी रीजन का होगा पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे किसान जाके अपनी फसल बेच सकते हैं और ट्रेडर्स उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन ये 3 कानून आने के बाद किसानों को लगता है कि ये मंडियां बंद हो जाएगी और उनको एमएसपी के प्राइसेस नहीं मिलेंगे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि सरकार का कहना है कि मंडियां तो हम बंद कर ही नहीं रहे और ना ही एमएसपी बंद कर रहे हैं, तो फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो यहीं पर दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट है। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए हमें लॉ में लिखी गई ट्रेडर की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, एनीवन कैन बी द ट्रेडर हु हैव द पैन कार्ड। मतलब जिसके पास भी पैन कार्ड है वो सभी ट्रेडर्स हैं। आप भी ट्रेडर हैं और मैं भी ट्रेडर हूँ। कोई भी जाके फसल खरीद सकता है, ट्रेडिंग से बिजनेस कर सकता है। उसके बाद दूसरी जो बात है, एपीएमसी मंडी के बाहर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो भी आप ट्रेडिंग करोगे, जो भी आप फसल खरीदोगे उन पर। तो किसानों का ये कहना है कि एपीएमसी मंडी में जो ट्रेडर्स हमसे बाय करते हैं वो टैक्स पे करेंगे। उसके बाद उनको जो वो सामान पड़ेगा, मान लीजिए 100 में वो सामान खरीद रहे हैं, तो टैक्स पेमेंट के बाद 6 से 8% का जो मंडी टैक्स होता है 106 या 8 का पड़ेगा उनको। उसके बाद जो भी बायर, होलसेलर या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उन ट्रेडर से बाय करेगा तो वो उनको 108 से ऊपर ही बेचेंगे, उससे कम तो वो बेच नहीं सकते लॉस में। और वही चीज मैं अगर एज अ ट्रेडर किसान से 100 रुपए में खरीद के होलसेल में, और अगर एफसीआई को या किसी होलसेलर को बेचता हूँ तो मैं उसे 101 या 102 में भी अगर बेचता हूँ तो भी मेरे को प्रॉफिट है। और इससे होगा क्या कि थोड़े टाइम बाद मंडियों में माल बिकना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो मंडियां खत्म हो जाएंगी। और जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो उनको एमएसपी मिलेगा नहीं और बाहर जो ट्रेडर्स हैं वो मनचाही कीमत पर उनसे बाइंग कर सकते हैं। स्टोरेज का जो कानून बदला गया है, इतनी स्टोरेज फैसिलिटी किसान के पास है नहीं कि वो अपनी फसल स्टोर करके रख सके। इतने बड़े वेयर हाउसेज कहाँ हैं उनके पास, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जाना ही था कि 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। उसके अलावा 6 से 8%
मंडी टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो पंजाब की गवर्नमेंट के रेवेन्यू का 13% कंट्रीब्यूट करता है, जिसके चलते उनका रेवेन्यू भी घटेगा। इसलिए पंजाब गवर्नमेंट भी किसानों के समर्थन में है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस कि क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई अलग पर्सपेक्टिव है तो आप कमेंट करके हेल्दी वे में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसी ही फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लेटेस्ट टॉपिक से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।